नॉलेज देंगे, डॉक्टर्स को खुद को नहीं पता है। और अभी देखना, इस सेशन को अटेंड करने के बाद बहुत सारे लोग जो है ना, वो अपने डॉक्टर से बात करेंगे कि डॉक्टर साहब ये खा लूं क्या, वो खा लूं क्या, वो डॉक्टर साहब तो ऐसे बोल रहे थे। तो मेरी सलाह तो नहीं मानेंगे, लेकिन मेरी किसी डॉक्टर से जरूर लड़ाई करवा देंगे। ठीक है, यार मेरे को बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं सबसे सीनियर मोस्ट हूँ यहाँ पे, तो किसी की मेरे पे नहीं चलती, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन उसका खामियाजा आप लोग भुगतोगे। ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सी चीज है समझाने की। तो हमें जो है सिंथेटिक की तरफ नहीं जाना, क्योंकि सिंथेटिक बॉडी में फायदा नहीं करते, वो नुकसान करते हैं। ठीक है, तो आप अपनी डाइट को जब इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, विटामिन सी, जिंक, मल्टीविटामिन जो भी है आपका XYZ, तो आप ये जरूर देख लीजिए कहीं वो आर्टिफिशियली तो नहीं बनाया गया है ना, कहीं उसमें कोई केमिकल डाल के तो उसे नहीं बनाया गया है, कोई प्रिजर्वेटिव डाल के तो नहीं उसे प्रोसेस किया गया, उसकी टेक्निक्स क्या है। तो आप जो भी ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी डाइट में, उसे डेफिनेटली जानिए पहले ढंग से। ठीक है, इन चीजों के बारे में मैं और डिस्क्राइब करूंगा, हम लोग डिटेल में लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में बता दूं कि डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट क्या क्या लिखता है, और इसको भी हमें कब स्टार्ट करना है और कैसे लेना है। आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन हो सकती है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन हो सकती है, कुछ कफ सिरप हो सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको सिम्टम हो वैसा आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको बुखार है तो आप पैरास्टामोल लीजिए, अगर आपको गले में खराश है तो आप एक एंटी एलर्जिक ले लीजिए जो आपकी खराश को कम करेगा, आपको खांसी है तो आप कफ सिरप ले लीजिए। ये 3 सिम्टम कॉमन है, और इन 3 सिम्टम के लिए आप ये 3 तरह की दवाई ले लीजिए। अब बहुत सारे डॉक्टर्स, इनफैक्ट क्या है, क्योंकि ये IMA ने रिकमेंडेशन दे दिया, या बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपने आप पता नहीं कौन कौन से लिस्ट आउट कर दिए हैं कि एंटीबायोटिक्स भी ऐड करने चाहिए। एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, कुछ डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं। ठीक है, अब इनसे क्या है कि एंटीबायोटिक का किसी भी वायरस में कोई रोल नहीं है सच, और इनसे कोई अभी तक की जो स्टडीज बताती है उनसे कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखा गया किसी भी मरीज के अंदर। लेकिन साइकोलॉजिकल बेनिफिट के लिए, क्योंकि इजीली अवेलेबल ड्रग्स हैं, तो इनको ऐड किया जा रहा है। लेकिन हर एंटीबायोटिक का अपना एक एडवर्स इफेक्ट है। अगर वो बैक्टीरिया को मार रही है जो कि खुद एक सेल है, तो हमारे सेल को भी नुकसान पहुंचाती है। और इस समय जब हमें अपने हर सेल को बढ़िया काम कराने की जरूरत है, हम ऐसी कोई दवा ना लें जो हमारे सेल्स को भी खराब करे। तो अननेसेसरी के एंटीबायोटिक्स ना खाएं। ठीक है, पहली चीज, अननेसेसरी के एंटीबायोटिक्स ना खाएं। एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन का ऐसा कोई रोल नहीं देखा गया। इंडिया के अंदर कुछ डॉक्टर्स ने बहुत हंगामा किया, बहुत अखबारों में नाम आया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन खाने के साथ ये वायरस कम किया जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरोक्विन एक स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल का काम करती है। और बहुत सारे मरीज उनके कार्डियक एरिथमियाज और मायोकार्डियल अरेस्ट से मर गए। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन का साइड इफेक्ट है, क्योंकि वो लोग 1000 मिलीग्राम तक लोगों को खिला देते हैं, और उनके ECG में चेंजेस हम लोग देखते हैं, और वो कोरोना से तो मरे नहीं मरे, कार्डियक एरिथमिया से जरूर मर जाते हैं। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें। हाइड्रोक्लोरोक्विन सिर्फ आप में गैस्ट्राइटिस पैदा करेगी, इसका मतलब आपको उल्टियां होने लग जाएगी, पेट में जलन होगी, खाना भाना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, और वो कार्डियक एरिथमिया पैदा करेगी, और हार्ट अटैक से मरने के आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ा देगी। तो इस गोली को भी फालतू में ना खाएं। तीसरी चीज जो कॉमनली होती है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन है, मतलब बॉडी में कहीं भी इंफ्लेमेशन, सूजन हो रहा हो, या कोई भी आपका डिफेंस मैकेनिज्म खराब हो गया हो, तो ये अच्छा रोल करते हैं। लेकिन इनका काम कब है, जब मैंने आपको समझाया कि आपका इम्यून मॉड्यूलेटरी सिस्टम जो है, डिफेंस मैकेनिज्म, जब वो आपका सिस्टम जो माँ बाप की तरह काम कर रहा है और बच्चों के मस्ती करने पे चपाट लगा रहा है, वो सिस्टम खराब हो जाए, तब आपको स्टेरॉइड्स देने हैं। अगर आपने डे 1 जब आपको फीवर आया और ये मान करके कि मुझे कोरोना है और मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे, तो आपने स्टेरॉइड्स के इनहेलेशन पंप स्टार्ट कर दिए, ओरल स्टेरॉइड्स खाने स्टार्ट कर दिए, तो स्टेरॉइड्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, वो अनकंट्रोल्ड शुगर बढ़ा देती है, सेल्स की फाइटिंग पावर को कम करती है, और आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती है। तो जहां वायरस आपकी बॉडी नेचुरली 7 से 8वें दिन में खत्म करना स्टार्ट कर देती, अब वो उसे 11वें या 12वें दिन तक भी नहीं मार पाएगी। हाँ, आपको सांस की तकलीफ में आराम मिल सकता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वायरस का जो लोड है वो आपकी बॉडी में इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा, जो कि और ज्यादा डेंजरस सिनेरियो क्रिएट कर देगा। स्टेरॉइड्स उन्हीं मरीजों के लिए हैं जो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में आ गए हैं, जो वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं, जिनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, जिनका इम्यून सिस्टम गड़बड़ा गया है। तो अननेसेसरी के स्टेरॉइड्स भी ना लें। बहुत सारे डॉक्टर्स भी प्रिस्क्रिप्शन में स्टेरॉइड्स ऐड ऑन कर देते हैं शुरुआती टाइम पे, जो कि पेशेंट्स के लिए दिक्कत पैदा करता है। फिर एक ट्रीटमेंट मोडालिटी आ रही है हेपेरिन, या ब्लड थिनर, खून पतला करने की गोलियां हम लोग कॉमनली फेस कर रहे हैं। ये जो वायरस है आपके ब्लड के सिस्टम को कुछ इस तरीके से खराब करता है कि आपका खून गाढ़ा हो जाता है। वो खून गाढ़ा होकर दिमाग में चले जाए तो लकवा मार जाता है, हार्ट में आ जाए तो
हार्ट अटैक हो जाता है। और मैंने रिसेंटली एक पेशेंट ऑपरेट करा जिसके पूरी टांग के अंदर ब्लड के थक्के जम गए थे। वो पेशेंट अल्टीमेटली एक्सपायर हो गया, किसी डॉक्टर का रिलेटिव था, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है ना। उस मरीज को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, मैंने ऑपरेट करा उस पेशेंट को। उस मरीज की हालत मैं कभी नहीं भूल सकता, मुझे रात के 2 बज गए थे उस पेशेंट के साथ। तो मैंने उसे इतने हाई डोजेज में ब्लड थिनर्स दिए थे, फिर भी उसका खून गाढ़ा हो रहा था। तो अनबिलीवेबल लेवल्स पे आपका खून गाढ़ा हो जाता है। और इंडिया के अंदर जो कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है जिनसे खून गाढ़ा होता है, एक फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, होमोसिस्टीन का लेवल जिसकी वजह से हाई हो जाता है, सिंपल फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी इंडिया में कॉमनली देखी गई है, जिससे लोगों का खून गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने फोलिक एसिड के लेवल्स को बैलेंस करें। ट्रीटमेंट जैसे ही आपको पता लगता है, आप एक ब्लड थिनर ऐड कर सकते हो। लहसुन नेचुरली आपके लिए बहुत अच्छा ब्लड थिनर है, लहसुन आप ले सकते हो, वो आपके ब्लड को थिन रखेगा। और आप ऐसे एडिशनली भी लो डोज में कोई ना कोई मुंह से खाने वाला ब्लड थिनर ऐड कर सकते हो। इसके बाद आती है एंटीवायरल थेरेपीज, आइवरमेक्टिन, फ्लेविपिराविर, रेमडेसिविर, ये दवाइयां कॉमनली यूज हो रही है। फेविपिराविर जब आपको शुरुआती दौर में वायरस आता है, ये वायरस पे काम करती है और मारती है। अभी तक इसका कोई बहुत प्रूवन रोल नहीं पता है, बट देखने को मिला है कि ये वायरस को कम करती है। किसी मरीज में अगर 7वें दिन वायरस मर रहा है, मतलब कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फेविपिराविर खाने पे 6.5 दिन में ही वायरस का लोड कम हो जाता है। अगर आप नेचुरली 7वें दिन वायरस का लोड कम कर रहे हो, तो फेविपिराविर 6.5वें दिन कम कर देगी, मतलब 12 घंटे का टाइम अपने को ज्यादा मिलेगा। आइवरमेक्टिन में कुछ भी नहीं देखा गया और रेमडेसिविर में भी कुछ नहीं देखा गया। ये रेमडेसिविर उन्हीं मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर पे चले गए और उन्हीं को ये फायदा करती है। ऐसा तो अभी तक किसी को फायदा मैंने देखा नहीं, और कोई भी ये रेमडेसिविर लगा करके बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो हम इसे दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन दवाइयों के साथ भी आपकी बॉडी ही है जो वायरस को मारेगी, ना कि ये दवाइयां, ठीक है। आप प्रिकॉशनरी जो ले सकते हो वो है फीवर की टैबलेट, एंटी एलर्जिक और कफ सिरप। इसके बाद एक नई थेरेपी आई है, प्लाज्मा थेरेपी। आजकल बहुत अखबारों में आ रहा है, इसने प्लाज्मा डोनेट करा, उसने करा, इसने करा। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी क्या है? बेसिकली जो आदमी इन्फेक्ट हो गए, उनकी बॉडीज में एंटीबॉडीज बन गई है जो इस वायरस को खत्म कर सकती है। अब ये बिलीव किया जाता है कि अगर मेरी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई है और मैं अपना प्लाज्मा किसी को दूंगा, किसी इन्फेक्टेड पेशेंट को, तो वो एंटीबॉडीज उसके वायरस को खत्म कर देगी। लेकिन एक प्लाज्मा में कितनी एंटीबॉडीज होंगी? दूसरा, मेरा प्लाज्मा खुद दूसरे के लिए एंटीबॉडी है, मतलब एक फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा। तो क्या होगा कि उसका प्लाज्मा मेरे प्लाज्मा को भी खत्म करने में लग जाएगा। तो दूसरे का दान किया हुआ प्लाज्मा भी मरीजों के बहुत ज्यादा कोई काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे ही आप प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हो, थोड़ी देर के लिए तो वायरल लोड कम होता है, लेकिन उसके बाद उसकी खुद की बॉडी का प्लाज्मा हमारे प्लाज्मा को खत्म कर देता है, और फिर वापस से हमारी जो नेचुरल बॉडी में प्लाज्मा बना है वही अल्टीमेटली काम करता है उस वायरस को मारने के लिए। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट में आ गया है। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल ना जिए कि मुझे प्लाज्मा चढ़ जाएगा, मुझे फेविपिराविर खाने को मिल जाएगी, या हॉस्पिटल में जाके कोई रेमडेसिविर लगा देगा तो मैं बिल्कुल बच जाऊंगा, और अल्टीमेटली इसके लिए ट्रीटमेंट आ गया। और जहां तक रही लास्ट बात, मोस्ट अफेक्टेड वैक्सीन, तो वैक्सीन तो पिछले 11 सालों में अभी तक स्वाइन फ्लू का भी डेफिनेटिव नहीं बन सका। कितने 11 सालों में भी स्वाइन फ्लू का डेफिनेटिव वैक्सीन नहीं बना, तो कोरोना का तो अभी कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोरोना का वैक्सीन नहीं आएगा, मैं श्योर शॉट आपको बता दूं, इस पे सिर्फ रिसर्च चल रही है। हर कंपनी ये चाहती है कैसे भी कैसे मेरा वैक्सीन अप्रूव हो जाए, ताकि इसके पहले कि वो बैन हो मैं कम से कम अरबों में कमा लूं, ठीक है। तो हर वैक्सीन कंपनी सिर्फ इसी होड़ में लग रही है, उनका कोई मकसद नहीं है कि वो आपको रियली एक वैक्सीन दे दे। दूसरा, जब तक वैक्सीन तैयार होगा, वायरस अपने अंदर ऐसा कुछ चेंज ले आएगा कि वो वैक्सीन उसके लिए किसी काम का नहीं होगा। तो वैक्सीन के इंतजार में मत बैठिए, ठीक है। ये फॉल्स बिलीफ लेकर के दिमाग में मत बैठिए। तो अब जब इस तरीके से हमें ट्रीटमेंट लेना है, तो हमें ये समझ में आ गया कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना है, और एक सेट प्रोटोकॉल में कुछ ही मेडिसिन लेनी है, और बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना। तो अब हमें जब इम्यून सिस्टम बनाना है, तो पहले हमें अपने बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, और फिर हमें अपने, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर का एक पार्ट इम्यून सिस्टम है, जो सेल का एक पार्ट है, फिर हमें उसको ठीक करने पे ध्यान देना पड़ेगा या उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर हमारा किससे बनता है? हमारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो वाटर और प्रोटीन है, ठीक है। इसी से हमारी बॉडी चलती है। हमारे बाल, नाखून, आंख, कान, हमारी एंटीबॉडीज, हमारे सेल, आप कुछ भी ले लो XYZ, बॉडी में दो ही चीजों का मिश्रण है, एक वाटर और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट तो वैसे ही सिर्फ एनर्जी का सोर्सेज है। तो हमारी डाइट में आइडल प्रोटीन होना चाहिए। आइडल प्रोटीन का मतलब
हमें सब तरह के प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारे तरह के अमीनो एसिड से बनता है, तो हमें सारे तरह के अमीनो एसिड्स हमारी डाइट से मिल जाए। अगर आप सिर्फ गेहूं खाते हैं तो 3-4 तरह के प्रोटीन आपके अंदर अमीनो एसिड्स मिसिंग हो जाएंगे, जिससे आपका प्रोटीन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप स्पेसिफिक तरह की 2 दाल खाते हैं तो भी आप में प्रोटीन के कुछ अमीनो एसिड्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी और फिर आप प्रॉपर प्रोटीन नहीं फॉर्म कर पाएंगे। और हर एक को मैं यही कहूंगा कि आजकल गूगल पे प्रोटीन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं। एक नॉर्मल आदमी को 1 to 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन खाना चाहिए। इसका मतलब एक एवरेज आदमी को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए। आप अपनी डाइट में रोटी का प्रोटीन कैलकुलेट करो, दूध का करो, और जो भी है प्रोटीन पहले कैलकुलेट करो। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या कहते हैं मेरे से कि मैं ये भी खाता हूँ, मैं अंकुरित भी खाता हूँ, मैं दाल भी खाता हूँ, वो भी खाता हूँ, और मेरे में बहुत प्रोटीन है बॉडी के अंदर, और मेरे डॉक्टर ने कहा है मेरे में तो प्रोटीन ज्यादा है और मुझे बाल झड़ने की प्रॉब्लम है। प्रोटीन डेफिशिएंसी बाल झड़ने का पहला साइन है, मतलब बाल झड़ना पहला साइन है प्रोटीन डेफिशिएंसी। मेरे अंदर प्रोटीन बहुत है बट मेरे बाल झड़ रहे, तो दोनों चीजें कभी कोरिलेट नहीं हो सकती, है ना। तो प्रोटीन को आप कैलकुलेट करके अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और आइडियली WHO जितना कहता है उससे आप उतना खाइए, और सब वैरायटी का प्रोटीन लीजिए, क्योंकि एक भी डेफिसिट रह गया तो आपकी बॉडी का अमीनो एसिड एंटीबॉडी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म स्लो हो जाएगा, सेल की ग्रोथ, सेल फॉर्मेशन, रीजनरेशन, डिफेंस मैकेनिज्म सब वीक हो जाएंगे। इसके बाद आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल सब लोग खाते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि मुझे कितना खाना है और कैसे खाना है ना। सबसे इंपॉर्टेंट ये, जैसे मैंने आपको प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन तो सभी खाते हैं, लेकिन इंडिया में 90% लोग प्रोटीन डेफिसिट है। कितने? 90%। टाइम्स ऑफ इंडिया में छप चुका है, गूगल पे आप सर्च कर चुके हो, कर सकते हो, उस पर आपको मिल जाएगा कि 90% सब लोग बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, फिर भी 90% इंडियंस प्रोटीन डेफिसिट है ना। और फिर वही गलतफहमी आएगी कि वो 90% में मैं नहीं आता, तो पता नहीं वो 10% में शायद मैं ही आता हूँ, 90% में आता हूँ, आप नहीं आते होंगे। तो ऐसे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेके भी कुछ गलतफहमी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लेके गलतफहमी क्या है? क्वांटिटी किसी को नहीं पता। अगर मैं आज 1 सेब खा लेता हूँ या 2 केले खा लेता हूँ तो मेरा बिलीफ हो जाता है कि मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स ले रहा हूँ। आइडियली आपका जो भी वजन है उसका 1.5% आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चे खाने हैं, जिसमें 5 कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कच्चे होने जरूरी है। 1.5% अगर बॉडी वेट की मैं बात करूं तो किसी भी आदमी को, एवरेज एडल्ट आदमी को 1 किलो कच्चे फ्रूट या वेजिटेबल्स 5 कलर के खाने ही चाहिए, तभी उसके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, और वो अपने जो फ्रूट्स का काम होता है, विटामिन सप्लाई करना, मिनरल्स देना, ऑक्सीडेंट सप्लाई करना, ठीक है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में रोज किसी ना किसी पोल्यूशन, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को फाइट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गए जो हमें राइट क्वांटिटी में खाने की जरूरत है और एड ऑन करने की जरूरत है अपनी डाइट में। तो सही तरीके से खाइए, रोज 1 किलो फ्रूट या वेजिटेबल खाइए। मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से 1 किलो फ्रूट्स अपने घर में कंज्यूम करने की, फिर भी मैं हार्डली 400 ग्राम 500 ग्राम क्रॉस नहीं कर पाता, क्योंकि एग्जॉस्ट हो जाता हूँ इससे ज्यादा खाने के बाद भी। और दूसरा, रोजाना मेरा बजट जो है फ्रूट्स का 300 रुपए का है पर डे। अभी एक एवरेज आदमी की बात करूं तो 10,000 रुपए के फ्रूट खरीदने पड़ेंगे 1 महीने में, तब जाके हम ये चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट कोशिश करके देखिए, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें, अगर हमारी थाली सजी हुई है तो कुछ इस तरीके से सजी होनी चाहिए। आपको कलरफुल स्लाइड दिखाई दे रही है, तो इस कलरफुल स्लाइड में कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, और ये कलरफुल, अगर आपकी थाली रोज ऐसी कलरफुल दिखाई दे रही है तो आप बिलीव कीजिए कि आप सही खाना खा रहे हो। और अगर आपकी थाली ऐसी कलरफुल नहीं है तो फिर लाइफ कलरफुल नहीं होने वाली, ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है ना, और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप अपनी थाली को थोड़ा सा कलरफुल बनाने की कोशिश करो, ठीक। अब इसके बाद जब हम अपने बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर्स को बना लेंगे, जब वो पार्ट पूरा हो जाएगा कि एडिक्वेट क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन अपनी बॉडी को दे दें और एंटीऑक्सीडेंट्स ले लें, तो फिर बात आती है हमारे उन सिस्टम को इंप्रूव करने की जिनको कोरोना वायरस हिट करता है। तो हमें पहली जरूरत पड़ेगी इम्यून मॉड्यूलेटर की। इम्यून मॉड्यूलेटर वो चीजें होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करती है। इसका मतलब वो हाइपर एक्टिव भी नहीं हो, एक ऑप्टिमम एक्टिविटी में सिर्फ वायरस और बैक्टीरिया को मारे और हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखे। तो उसमें ऐसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स आयुर्वेद में अवेलेबल है हमारे पास, तुलसी और अश्वगंधा। इनके ऊपर बड़ी बड़ी हार्वर्ड, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में स्टडी हो चुकी है। इम्यून मॉड्यूलेटर होने के साथ ही दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल ड्रग्स भी हैं। जितना अच्छा
फेविपिराविर काम नहीं करती, उससे ज्यादा अच्छा तुलसी और अश्वगंधा काम करती है कोरोना वायरस के ऊपर। इसके ऊपर बहुत लिटरेचर्स आ गए, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन इनको पता नहीं क्यों अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया, या तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कोई सुनता नहीं है मे बी इसलिए, और एलोपैथी बहुत ज्यादा बूम पे है तो इसलिए शायद लोग नहीं पढ़ रहे इनको। लेकिन आप गूगल पे सर्च आउट करना, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इन पे स्टडी करी है, हार्वर्ड के पेपर्स आ चुके हैं, ये दुनिया के सबसे अच्छे एंटीवायरल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स में से ऐड किए गए। आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप रेगुलर गर्म पानी पीजिए। गर्म का मतलब ये है सूदिंग, है ना। कई लोग उबाल करके गला जला लेते हैं, फिर उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन जल जाती है और वो वायरस के लिए जगह बन जाती है कि वो कहीं जाकर के लग जाए और आपको इन्फेक्ट कर ले। तो आपको सूदिंग पीना है, मतलब ऐसा कि आपका गला नहीं जल जाए, हल्का कंफर्टेबल। मतलब हॉट वाटर का मतलब ये होता है कि आप फ्रिज से निकाला हुआ पानी ना पिए या मटके का पानी ना पिए, अभी तो वैसे ही वेदर गर्म है, बाहर रखी हुई बॉटल का पानी भी आप पिएंगे तो दैट इज हॉट वाटर, नॉर्मल। फिर शाम के टाइम आपको क्या करना है, जब आप अगर इन्फेक्टेड हैं तो आपको सलाइन गार्गल्स करने हैं, या बीटाडीन के गार्गल्स भी कर सकते हैं, बीटाडीन या क्लोरहेक्सिडिन। बीटाडीन आपके गले को थोड़ा सा सुखा देता है, आप क्लोरहेक्सिडिन ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पानी, 1 ग्लास पानी के अंदर आप क्लोरहेक्सिडिन डाल लें या थोड़ा सा नमक डाल लें गुनगुना करके पानी को, और शाम के टाइम उसको गरारे करें, क्योंकि सारा वायरस आपके गले में ही लोड करता है और यहीं से इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका गला क्लीन हो जाएगा, कफ क्लीन हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं आएगी और वायरस लोड कम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को भी सपोर्ट करने के लिए एलोपैथी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एलोपैथी की मेडिसिन काम करती हैं। डेफिनेटली कुछ मेडिसिन है जो मैं अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आपको भी एड ऑन कर लेनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसी मेडिसिन आती है जो ब्रोंकोडायलेटर होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो आपके कफ को सिक्रीट आउट करने में हेल्प करती है, और सारे रेस्पिरेटरी फिजिशियंस उनको अपने ट्रीटमेंट में ऐड कर रहे हैं। बाकी आयुर्वेद में वसाका है, मुलेठी है, सुरसा है, ठीक है ना, ये आप ऐड कर सकते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन है उसमें डॉक्सोफाइलिन आती है, डेरिफाइलिन टैबलेट आती है, ठीक है ना, और एस्टाइलसिस्टीन की टैबलेट्स आती हैं जो आपको ये सेम काम करके देती है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे साइटोस्टिमुलेंट्स। साइटोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो आपके सेल की एजिंग को रोकते हैं, मतलब बूढ़ा होने से बचाते हैं, ताकि आपके सेल हमेशा जवान बने रहे, उनके लड़ने की शक्ति हमेशा जवान बनी रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेंटेन रखना बहुत आसान है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ऐसी कौन सी हर्ब्स आती है, ऐसी आती है अश्वगंधा और साइबेरियन जिनसिंग। साइबेरियन जिनसिंग का ट्रेंड चाइना में और जापान में बहुत हाई है, वहां के लोग बहुत कॉमनली इसको यूज करते हैं ताकि उनका एजिंग का प्रोसेस वो स्लो कर सके और सेल की जो ग्रोथ एज है उसे इंप्रूव कर सके। और इन सब चीजों के साथ हमें क्या करना है, कुछ फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन का एड ऑन सपोर्ट लेना है। तो हम लोग ये सारी चीजों का सपोर्ट लेंगे तब हम लोग जल्दी रिकवर कर सकते हैं ना। तो मैं स्टेप वाइज अगर आपको बताऊं तो कॉमन प्रैक्टिस में जो लाना है, हल्का गर्म पानी पीना, सलाइन गार्गल्स करना, अच्छी डाइट लेना जिसमें प्रोटीन एडुकेट होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स एडुकेट होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की थाली पूरी कलरफुल होनी चाहिए, 1 किलो अपने को खाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ एड ऑन चीजें हमें ले लेनी चाहिए, जैसे तुलसी हो गई, अश्वगंधा हो गई, जिनसिंग हो गई, कुछ मल्टीविटामिन हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन सब चीजों को ऐड करते टाइम जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताई कि आप सस्ते के चक्कर में ना पड़े, कोई सिंथेटिक प्रोडक्ट ना ले, है ना। मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, 200 रुपए किलो की चाय है, 400 रुपए किलो की चाय है, 4000 रुपए किलो की चाय है, 200 रुपए किलो की चाय रंग डाल के बनाई जाती है, उसमें आर्टिफिशियल कैफीन डाल के बनाया जाता है। 400 रुपए किलो की चाय 4000 किलो की चाय का एंड प्रोडक्ट होती है, और 4000 रुपए किलो में आपको ओरिजिनल चाय पत्ती मिलने के चांसेस होते हैं। तो सेम वे किसी भी चीज में, वो चाहे फार्मा में हो, कोई मेडिसिन हो, या कोई सप्लीमेंट की हम लोग बात करें, सेम वे में होता है। तो आप किसी भी चीज को एड ऑन करने के पहले जरूर देखें कि ऐसा नहीं हो कि आप कोई डुप्लीकेट चीज ले लें या कोई सिंथेटिक चीज अपनी लाइफ में एड ऑन कर लें, क्योंकि वो फायदे की जगह आपको नुकसान कर सकती है। अब बात यह कि हमें कब इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अपने आप समझ जाएंगे। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके इम्यून सिस्टम को आपको रेगुलेट करना है तो ये एक दिन का काम नहीं है। आपकी स्किन, आपके चेहरे की अगर मैं स्किन की बात करूं तो ये 28 दिन में चेंज होके नई लेयर आ जाती है। इसका मतलब आपके नए सेल को बनने में 28 दिन लगते हैं, ठीक है। तो अगर आप आज से अपने सेल पे मेहनत करने लगोगे तो 28 दिन में जाकर के आपका जो नया सेल बनेगा वो, उसमें वो क्वालिटी होगी जो आप चाह रहे हैं। आप ये सोचो कि मैंने आज ही प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दिया, एडुकेट डाइट में लेने लग गया, मैं कोई अच्छा विटामिन ऐड कर रहा हूँ, कि अच्छी डाइट ऐड कर ली, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर लिया, मुझे इसका रिजल्ट कल ही मिल जाएगा। तो जब आप इन्फेक्ट हो गए हो, वो राइट टाइम नहीं है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट का राइट टाइम वो है जब आप इन्फेक्ट नहीं हुए,
क्योंकि आपके शरीर को एटलीस्ट 1 महीना लगेगा चेंज होने में, ठीक है। आपके आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, वो तैयार हो जाते हैं 8 दिन में, मैच्योर हो जाते हैं, और उनकी लाइफ होती है 120 दिन में। तो क्या हमारा सेल परमानेंट है? नहीं, 120 दिन में तो हमारा रेड ब्लड सेल भी खत्म हो गया। तो हीमोग्लोबिन मेंटेन करना है अगर हमें, तो आरबीसी बनाने पड़ेंगे। अगर आपके शरीर में वो कंपोनेंट ही नहीं है जो इस सेल को बनाता है, तो नए कहां से बनेंगे? क्योंकि पुराने तो 120 दिन में खत्म हो जाएंगे। कई फीमेल्स को मैं देखता हूँ हीमोग्लोबिन 7 है, कईयों का 4 है, कईयों का 5 है। जिनका भी हीमोग्लोबिन 11 से कम है वो भी हाई रिस्क पेशेंट्स है कोरोना से मरने में। तो अपने हीमोग्लोबिन को इंप्रूव करो, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मार्कर है आपके इम्यून सिस्टम का, ठीक है। तो अपने बॉडी के हीमोग्लोबिन लेवल्स को इंप्रूव करना भी एक तरीका है कि आप अपने, इसका एक इनडायरेक्ट मार्कर है कि आपकी बॉडी प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है ना। आपकी बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं बहुत सारे, ये कुछ कुछ की लाइफ तो घंटों की होती है और कुछ साल तक रहते हैं। साल तक कौन से रहते हैं? जो ये याद रखते हैं कि ये वायरस पहले आ चुका है और अब इसको अपने को कैसे निपटना है, ठीक है। और कुछ घंटे तक रहते हैं। तो अपनी बॉडी को हर घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए। हम लोग कभी भी अपना न्यूट्रिशन की, बॉडी का न्यूट्रिशन का लेवल डाउन नहीं रख सकते, क्योंकि जब सेल खत्म हो रहे हैं तो सेल बनने भी चाहिए। तो बनने के लिए हमेशा हमारा इम्यून सिस्टम पीक पे होना चाहिए, ताकि जब भी हमारे सेल बन रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे सेल्स, मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, आप सीबीसी कराते हैं उसमें लिख के रहते हैं 8 घंटे में खत्म हो जाते हैं, कुछ इसमें से 3-4 दिन में मर जाते हैं। तो जो मर गए उनको रिप्लेस तो करना पड़ेगा अपने को। और ये वायरस से लड़ते टाइम ये सेल इतने फटाफट खत्म होते हैं। कई लोग मुझे फोन करते हैं, सर मेरा टीएलसी काउंट 3000 आ रहा है, नॉर्मली 10,000 के आसपास होता है, 8 से 10,000, मेरा टीएलसी काउंट 3000 हो गया, 2000 हो गया। तो दोस्तों जब ये बढ़ के 8-10 हजार हो जाएगा तो आप इस वायरस को खत्म कर दोगे। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए टीएलसी बढ़ाने के ऊपर। टीएलसी कैसे बढ़ेगा? जब आप बॉडी के सेल्स को ग्रो कराने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर उनको खाद बीज दोगे, है ना, खेत में भी डालते हैं ना, खाद डालते हैं, तो बॉडी को भी आपको प्रॉपर डाइट देनी पड़ेगी बैलेंस्ड वे में, ठीक है। तो राइट टाइम टू स्टार्ट ट्रीटमेंट इज जब आप बीमार नहीं हुए, और अगर हो गए हो तो अपनी डाइट को डबल कर दो। मैं भी बहुत सारे लोगों के घर में देख रहा हूँ जिनके घर में कोई कोरोना पेशेंट हो गया है, डेवलप हो गया है, तो वो लोग सिंपल पानी पिला रहे हैं, खाना बंद कर दिया है, दलिया खिला रहे हैं, सिर्फ नारियल पानी पिला रहे हैं, खाना कम कर दिया है, बिस्तर से नहीं चल रहे तो खाने की रिक्वायरमेंट कम है। उल्टा हो रहा है उसके साथ, क्योंकि बॉडी को इस टाइम पे फाइट करने के लिए जो चाहिए, तो आपने खाना भी कम कर दिया, तो बॉडी हील होने की जगह और डाउनग्रेड हो रही है ना। तो अपने को ये नहीं करना, अपने को खाने की क्वांटिटी को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। अब ये रीजनरेशन पावर को हम लोग कैसे मार्क करें, किन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमें? यंग लोगों में, मैंने आपको बताया 20 साल तक की उम्र के लोगों में रीजनरेशन पावर स्ट्रांग होती है। आप 30 साल के होने के बाद ये रीजनरेशन पावर डाउन होने लग जाती है और आप ज्यादा खतरे में आने लग जाते हो। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, बीपी ज्यादा रहता है, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो, आप कार्डियक पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो, लिवर के पेशेंट हो, आपकी कोई मेजर सर्जरी हो रखी है, आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, या 5 साल से कम के बच्चे आपके घर में हैं, ये सब वो लोग हैं जिनके बॉडी का सेल मैकेनिज्म थोड़ा सा वीक होता है और इन्हें ज्यादा केयर की जरूरत है, और इस समय अपने शरीर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आप इस चीज से फाइट अप कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में मैं आपके लिए अवेलेबल हूं हमेशा, ठीक है। इस समय मैं फ्री में अवेलेबल था, इसके बाद कंसल्टेशन आपको अवेलेबल है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, चार्जेस 400। पेटीएम मेरा नोट कर सकते हो और व्हाट्सएप भी मेरा नोट कर सकते हो। एंड थैंक्स, होपफुली ये सेशन आज का कुछ लोगों की लाइफ चेंज करेगा, कुछ लोगों को तरीका समझाएगा कि कैसे हम करें, और अगर वो किसी फिजिशियन को दिखाएंगे तो उनको समझ में आएगा कि हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, या हम राइट वे में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं या कि नहीं। ओके, थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, बिकॉज मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट इतनी अमेजिंग इंफॉर्मेशन एक सीनियर कार्डियक सर्जन से सुनना, और मतलब ये कॉमन इंसान कभी भी ये चीज नहीं जान सकता था। जो आज आपने इंफॉर्मेशन शेयर करी है, रियली इट इज प्राइसलेस। आई मीन कोई डॉक्टर इतना टाइम नहीं देता, कोई डॉक्टर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता, कोई डॉक्टर ये नहीं समझाता दैट व्हाट इज इम्यूनिटी, एक दिन में नहीं बढ़ जाएगी। आपने जो कवर अप किया है पूरा सेशन, इट्स हेड्स ऑफ टू यू रियली। अभी आप लोगों के अगर कुछ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप विकास ने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, एक बार प्लीज उनको रिपीट कर दो, मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ, मैं वो क्वेश्चंस रिपीट कर देती हूँ।
सैनिटाइजेशन। वैक्सीन की क्या उम्मीद है? ये आपने ले ही दिया कि वैक्सीन नहीं आएगा। उसकी उम्मीद में प्लीज कोई भी ना बैठे। How we understand symptoms that we have affected with corona? सिम्टम्स मैंने आपको बताया, आजकल एक जोक सर्कुलेट हो रहा है कि फ्रैक्चर और प्रेगनेंसी के अलावा सारे सिम्टम्स कोरोना के हो सकते हैं। तो क्या है कि किसी भी फीवर को, चाहे वो कितना भी माइल्ड हो, आपको वीकनेस फील हो रही हो या आपको लग रहा हो कि मेरी बॉडी का सिस्टम वैसा नॉर्मल नहीं है, तो उसे लाइटली ना लें। सिंपल डायरिया के रूप में आ सकता है, थोड़ा सा हल्के से फीवर के रूप में आ सकता है। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि एक रात के लिए फीवर विद चिल्स राइगर्स आया और वो फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे हैं और 6-7 दिन बाद वो रिबाउंड कर रहा है। ठीक है, तो इतने सिंपल से सिम्टम्स हो सकते हैं, वीकनेस, फीवर, थकान महसूस होना, और कई लोगों में सिर्फ सिंपल हेडेक है जो परसिस्टेंटली बना हुआ है। मतलब दर्द की गोलियां खा रहे हैं हम लोग, लेकिन वो हेडेक जा ही नहीं रहा है, ऐसे लगता है किसी चीज ने हमारा सिर पकड़ लिया है। ठीक है, तो 3-4 दिन तक अगर इस तरह के कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स आपके अंदर हैं जो जा नहीं रहे मेडिसिन लेने के बाद भी, ओवर द काउंटर जो आप मेडिसिन लेते हैं, और आपको फीवर आ रहा है, आप पैरास्टामोल खा रहे हो, दिन में 3 गोली खा ली, फिर भी आपको फीवर रिबाउंड हो रहा है, तो इन्हें लाइटली ना ले। दूसरा, कई लोगों में ये सिम्टम आने के पहले टेस्ट और स्मेल जा रहा है, तो अगर आपको इस तरह का कुछ सेंसेशन हो गया है, ठीक है ना, मेरा भी टेस्ट और स्मेल चले गया था, इतना इजी नहीं है इस चीज को पकड़ना। वो क्या हुआ कि गलती से हमारे घर में गार्लिक की टैबलेट्स है, तो बेटी ने वो डिब्बी खोल ली और बोला कि मम्मी इसमें कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो मैंने कहा लोग, मैं भी सूंघ के देखता हूँ। तो मैंने जब खोली तो मुझे उसमें कोई स्मेल नहीं आई। मैंने कहा तुम लोगों को इसमें स्मेल कैसे आ रही है? ठीक है, तो मुझे समझ में आया कि मेरी स्मेल जा चुकी है। तो ये एक बहुत ही अजीब सी चीज है जिसको आप एक्सीडेंटली पिक करोगे कि आपकी स्मेल जा चुकी है, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। 30% लोगों में ऐसा हो जाता है और ये वापस भी आ जाती है 2 से 3 हफ्ते के टाइम में। तो बहुत सिंपल से सिम्टम आएंगे, ठीक है, लेकिन इस टाइम पे डेंगू मलेरिया किसी को भी नहीं हो रहा है, टाइफाइड किसी को भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी शादी ब्याह में खाने नहीं जा रहा, कोई गंदा खाना नहीं खा रहा, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं। ठीक है, तो फीवर जो आ रहा है आप उसको कोरिलेट मत करो किसी भी चीज से, है ना। पहला सिम्टम आप यही मानो कि अगर कुछ भी एबनॉर्मल हो रहा है बॉडी को, कुछ भी अजीब आपको लग रहा है, एबनॉर्मल फीलिंग आ रही है, बीमारी की फीलिंग आ रही है, तो आप मान के चलो कि हो सकता है ये कोरोना हो। 1% अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट 99% आप यही मानो कि सिम्टम्स इसकी वजह से हो सकते हैं। कोरोना होने पर क्या हमें सिटी स्कैन या फिर टेस्ट कराने के लिए जाना है? क्या करें हम? कई लोग बहुत उतावले हो जाते हैं डे 1 पे, उनको जैसे कईयों को फीवर आया तो कई लोग तो बहुत ज्यादा ओवर वो होते हैं कि हमें टेस्ट कराने हैं, मेरा ब्लड टेस्ट करा लो, मेरी कोरोना जांच करा लो, वो करा लो। देखो, जब तक आपके वायरल लोड इतना नहीं होगा आपकी बॉडी में कि वो डिटेक्टेड लेवल्स में आ सके या उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी में नहीं आए, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी किसी भी टेस्ट में डिटेक्ट नहीं होगी। अगर आपने डे 1 या 2 स्वैब टेस्ट करा लिया है थ्रोट का, तो वो नेगेटिव आएगा, जो कि अभी मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है, और वो ये बोल देते हैं कि मैं तो नेगेटिव आ गया, मुझे तो डरने की जरूरत नहीं, और फिर वो 7वें-8वें दिन सडनली कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट के ऊपर आप रिलाय मत करो। सीटी स्कैन में आपके चेंजेस दिखेंगे 4 से 5 दिन के बाद। ठीक है, अगर आपने डे 1 या डे 2 फीवर आते ही सीटी स्कैन करा लिया तो उसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। आइडियली 5th डे से चेंजेस दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये प्रोग्रेस करते करते 10वें दिन तक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली दिखने लग जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको सीटी स्कैन कराना भी है तो आप 5 दिन के लिए रुकिए। और अगर आपको ये प्रूवनली पता हो गया सिम्टम्स के बेसिस पे कि ये कोरोना ही है, तो फालतू के टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि टेस्ट आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चेंज नहीं करने वाला। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट रहेगा, सेम रहेगा। तो अननेसेसरी परेशान मत होइए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट देख के ही आप मर जाओ। ऐसे तो आप बच जाते, बट हो सकता है इतना स्ट्रेस क्रिएट हो जाए आपके पास, आपके दिमाग में, कि वही आपके डेथ का कॉज हो जाए, है ना। तो स्ट्रेस मत होइए। ये इन्वेस्टिगेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी कंडीशंस खराब हो रही है, या हम डायग्नोसिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या हमें कहीं डाउट या डिलीमा है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशंस की तरफ तब मूव ऑन करिए जब आपको डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ रही है, आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट नहीं हो पा रहा है ना, कहीं कोई दिक्कतें आ रही है तभी। और जल्दीबाजी में मत रहिए, इनका एक आइडियल टाइम है जब टेस्ट की रिपोर्ट्स में चेंजेस आते हैं, उसी टाइम पे कराएंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। आइडियली 5th डे आपको सीबीसी में चेंजेस मिलेंगे, सीटी में चेंजेस मिलेंगे, और आपके थ्रोट का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आएगी। और अभी तो बहुत डेंजरस सिनेरियो हो गया है, अभी तो टेस्ट के ऊपर भी कैपिंग हो गई है। कहीं बीच में ऐसा आया था कि जब 200 से ज्यादा मरीज हो रहे थे तो कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आ गए थे कि 200 से ज्यादा मत दो, भले 1000 मरीज आ रहे हो तो 200 के ऊपर अगर 201वां मरीज है तो उसे नेगेटिव दे दो। और ये सिनेरियो रियली क्रिएट हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली पर डे 1000 मरीज आ रहे हैं और अखबार 200 मरीज शो कर रहा है। ठीक है, तो आप नंबर्स पे मत जाइए, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं,
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के गेम में मत बनिए, सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोस कीजिए अपने आप को, है ना, और उसी हिसाब से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिन लोगों को हार्ट पेशेंट है ऑलरेडी और जिनको डायबिटीज है, उन लोगों को क्या स्टेप उठाना चाहिए? उनको ये है कि इस टाइम पे सबसे पहले तो अपनी, अगर उन्होंने बहुत टाइम से अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं लिए और उन्होंने अपना कार्डियक या डायबिटिक इवैल्यूएशन नहीं कराया, क्योंकि कई डायबिटिक पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी शुगर 450 500 चल रही होती है, उनको पता ही नहीं होता, और वो गोलियां खा खा के इस गलतफहमी में होते कि मैं सब सही चल रहा हूँ। कई कार्डियक पेशेंट अपने डॉक्टर को साल भर से दिखाने नहीं गए, वो ये मानते हुए कि वो तो बार बार यही दवाई लिखता है, ठीक है। तो इस टाइम पे अपना एक कार्डियक रीवैल्यूएशन दोबारा करा लीजिए। आपका डॉक्टर आपको इको लिखता है, कुछ कॉमन टेस्ट लिखता है जिससे आपकी बॉडी की फंक्शनिंग पता लग जाए, या कोई मेडिसिन रेगुलेट करनी हो तो इस टाइम पे जाके जरूर दिखा लें, ठीक है। आपके शुगर लेवल्स, फास्टिंग पीपी आप जरूर करा लें, और उसको अगर आपकी रेगुलेटेड नहीं है तो आपकी जो भी मेडिसिन है उनको टाइमली लें, और फास्टिंग पीपी आप ध्यान रखें कि 150 को क्रॉस नहीं करें, ठीक है। डायबिटिक को हम लोग ठीक तो नहीं कर सकते एकदम से, ठीक है ना, क्योंकि ये विद टाइम बीमारी डेवलप हुई है, ये कार्डियक पेशेंट को हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप इस समय ऑप्टिमल ट्रीटमेंट लेकर के और अपने टेस्ट करवा करके एटलीस्ट वो वाले पार्ट से सर्टन हो सकते हो कि यार मैं ट्रीटमेंट एटलीस्ट राइट ले लूं, और मेरा बीपी ऊपर नीचे हो या मेरी शुगर ऊपर नीचे हो तो एटलीस्ट इस टाइम पे मैं इसे बैलेंस कर लूं, तो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू सो मच प्रमोद जी। मैंने शायद सारी चीजें कवर अप कर दी हैं। मेरे पास अभी मैसेजेस आ रहे थे हार्ट को लेके, बिकॉज आप कार्डियक सर्जन हैं, तो आई थिंक ये सब कुछ कवर अप हो चुका है। प्रमोद जी, अगर आप कुछ इनपुट देना एक्स्ट्रा चाहें तो करिए, और उसके बाद मैं कुछ और लेना चाहूंगी। नहीं, मेरी तरफ से तो कोई इनपुट नहीं है, मैंने काफी कोशिश करी कि मैं सिंप्लीफाइड वे में लोगों को समझा सकूं, क्योंकि इसे समझ, स्टीम कितनी बार ले सकते हैं, क्वेश्चन आया है। स्टीम आप 2 बार से ज्यादा मत लो, ठीक है, 2 बार सफिशिएंट है। आपको इनहेलेशन करना है तो उसमें कुछ भी मत डालो, आप सिंपली विक्स गले में लगा सकते हो, हार्ट में डाल के सूंघ सकते हो, उससे आपको कंफर्टेबल फील होगा। स्टीम 2 बार से ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और स्टीम भी आप तभी लीजिए जब आप इन्फेक्टेड हो, आपको गले में खराश है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टीम बेसिकली एक म्यूकोलाइटिक है, मतलब आपके अंदर जो खकार जमा हुआ है उसको ये गर्म करके पिघला देगी और आपको बाहर निकालने में हेल्प करेगी। तो फालतू में स्टीम मत लीजिए, ये नॉर्मल आदमी को स्टीम हेल्प नहीं करेगी। अगर आप बीमार हैं तो ही स्टीम ले, नॉर्मल आदमी को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हेल्प करेंगी। आप लोग स्पायरोमेट्री स्टार्ट कर सकते हो, है ना, एक स्पायरोमीटर, एक मशीन आती है नॉर्मली, वो आप मेडिकल से ले लीजिए, उससे आप मेजर्ड स्पायरोमेट्री कर पाओगे तो लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो बाय चांस आप इन्फेक्टेड भी हुए, आपका सैचुरेशन 90 भी आया, तो लंग की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो आप उस फेज को भी इजीली पास आउट कर लोगे। तो इस टाइम पे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए। बाबा रामदेव की तरह फर्जी एक्सरसाइज मत करना, वो बहुत अच्छी तरह करता है, आप उसे फर्जी तरीके से करते हो, ये नहीं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मतलब है रोकना, इसे 10 सेकंड होल्ड करना, फिर इसे निकालना, है ना। मैं कई लोगों को गार्डन में बैठे हुए देखता हूँ, चालू हो जाते हैं, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये आप ड्रामा कर रहे हो, जिसको देख के मेरे को बहुत खुशी होती है, मेरा खून बढ़ जाता है ऐसे लोगों को देख करके, ये कि ड्रामा चल रहा है, कुछ बूढ़े लोगों को देखता हूं। तो एब्सर्ड तरीके में मत कीजिए। सबसे बेस्ट मैं कहूंगा कि आप स्पायरोमीटर खरीद लो और स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करो, 10 सेकंड सांस होल्ड करने की कैपेसिटी रखो, ताकि जब ऑक्सीजन की आपको रिक्वायरमेंट है तो आपको ऑलरेडी लंग बिल्टअप हो, ठीक है ना। एब्सर्ड एक्सरसाइजेस मत करो, ये एब्सर्ड एक्सरसाइजेस ही आपको प्रॉब्लम में डालती है, क्योंकि हम सब गलत फहमी में आ जाते हैं कि यार मैं तो रोज अनुलोम विलोम कर रहा हूँ, कपाल भाती कर रहा हूँ, जाने कौन सा आसन कर रहा हूँ। आसन मैं भी लगाता हूँ, लेकिन इतने गंदे तरीके से नहीं, प्रॉपर समझो, ढंग से किसी भी एक्सरसाइज को समझो, किसी भी योग को समझो और फिर करो। आज जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेस की मैं आपको बताऊं, कई लोग कहते हैं मैं रोज 6 किलोमीटर चलता हूँ, मैं साइकिलिंग करता हूँ, और कई लोग तो मैंने देखा तोंद बाहर आ रही होती है, सीट के ऊपर पिछवाड़ा नहीं मारा होता और वो साइकिलिंग कर रहे होते हैं। मेरे समझ में नहीं होता, साल भर से साइकिलिंग कर रहे हैं तो कर क्या रहे हैं वो अपने शरीर का। तो एरोबिक एक्सरसाइज उसको कहा जाता है जहां आपकी बेस हार्ट रेट जो है वो आपकी 1.5 गुना बढ़ जाए। मतलब आपकी बेस हार्ट रेट अगर 70 के आसपास है और आप एक्सरसाइज कर रहे हो और वो हार्ट रेट 100 या 110 को टच कर जाए, तो इसका मतलब है आप प्रॉपर ब्रीदिंग या एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो। अभी ज्यादातर लोगों की एक्सरसाइज करते टाइम या ब्रिस्क वॉकिंग करते टाइम हार्ट रेट 70 से 72 भी नहीं खसकती, तो वो एक्सरसाइज में काउंट ही नहीं होगा, दैट इज टोटली यूजलेस। हाँ, चलने से आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएगी, आपके घुटने ठीक रहेंगे, आर्थराइटिस नहीं होगा, लेकिन वो आपके बॉडी के सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, बेस हार्ट रेट अगर 70 है तो दौड़ने पे 110 हो जानी चाहिए, या ब्रिस्क वॉकिंग करने पे 110 को टच कर जानी चाहिए, तभी आप मानिए कि आपकी एक्सरसाइज आपके लिए फ्रूटफुल है, ठीक है।
प्रमोद जी एक चीज और कि ऑक्सीमीटर लोग आजकल बहुत खरीद रहे हैं घर में कि अपना। हाँ, वो एक फोटो मैंने देखा था, किसी आदमी ने चारों हाथ में एक एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा रखा था और सबकी रीडिंग अलग अलग थी। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पहली बार पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा, मैंने 3,000 रुपए का खरीदा था और मुझे बड़ा दुख हुआ कि अभी पल्स ऑक्सीमीटर 400 रुपए में आ रहे हैं। और फिर जब मैंने वो फोटो देखा कि हर उंगली में एक पल्स ऑक्सीमीटर लगा है, किसी पे सैचुरेशन 70 है, किसी पे 90, किसी पे 98 और किसी पे क्या आ रहा है। तो फिर उसके बाद एक और मैसेज आया कि एक काम करते हैं कि सारे कंफ्यूजिंग हो गए तो हम लोग एक एवरेज निकाल लेते हैं, चारों को जोड़ लेंगे और 4 से भाग दे देंगे तो हमें एवरेज सैचुरेशन पता लग जाएगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर आप चेक कर लो, आप किसी अच्छे ऑक्सीमीटर से चेक कर लो, अगर वो सेम शो कर रहा है तो 400 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर वेरी गुड, यूज कर लो। बट पहले आप उसे क्रॉस चेक जरूर कर लो कि वो सही काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, क्योंकि हर एक की अफोर्डेबिलिटी नहीं कि वो 3,000 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर खरीद ले। और उससे बेटर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रोज रोज पल्स ऑक्सीमीटर लगा के चेक करने से कुछ भी नहीं होगा। जब आपको सांस की प्रॉब्लम होगी, आपको ये वायरस हो जाएगा, तब चेक करा लेना। उसके लिए आप अपने घर पे ऑक्सीमीटर खरीद के मत रखो फालतू, है ना। वो 400 रुपए का ऑक्सीमीटर आपको और कंफ्यूज कर देगा, गलती से 80% सैचुरेशन दे दिया तो आप इन्फेक्टेड हो चाहे नहीं हो, भाग के अस्पताल पहुंच जाओगे और वहां से इन्फेक्शन ले आओगे, है ना। तो वो सिर्फ उनके लिए जो वाकई प्रॉब्लम में है और वो ऑक्सीमीटर चेक करके ही आप खरीदे। मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप सस्ते ऑक्सीमीटर खरीद लो, है ना, क्योंकि मैं आज भी किसी का चेक करके आया था, मैंने अपना सैचुरेशन चेक करा 88 आ रहा था, तो फिर मैंने फटाफट मेरी गाड़ी में रखा हुआ था, मैंने उसको निकाला, मैंने अपने लगाया, मैंने अपने देखा 98। मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने कहा तेरा पल्स ऑक्सीमीटर खराब है, मेरा शरीर खराब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि वो ऑक्सीमीटर ही आपको डरा दे। थैंक यू सो मच प्रमोद जी, इट्स अमेजिंग अमेजिंग इन्फॉर्मेशन। आई मीन यहाँ जितने लोग हैं और मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने वेटिंग हॉल में रख रखा है। मैंने पहले ही बोला था इस मीटिंग की कैपेसिटी सिर्फ 100 है, तो आज बहुत सारे लोग वेटिंग में रहे। तो मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती थी कि ये मीटिंग की कैपेसिटी 100 ही थी, तो कोई आउट होता था तो कोई इन हो जाता था। सो थैंक यू सो मच प्रमोद जी, थैंक यू सो मच। और जिनको भी कुछ थैंक यू। इन्फॉर्मेशन लेनी है आप हैं उनके लिए। ओके, मैं थैंक यू आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकूं, क्योंकि लोगों में बहुत कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। सब लोग कंफ्यूज हैं, क्या ट्रीटमेंट ले, कैसे लें, और उस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। डॉक्टर राजरानी मैडम को मैं देख रहा हूँ कि वो भी क्लैप कर रही है। मेरी बड़ी तमन्ना थी, मैडम काफी सीनियर प्रैक्टिशनर है, कि मैं इनसे मिलूं, बट कुछ हमारे फील्ड ही ऐसे हैं कि हम मिल ही नहीं पाते डॉक्टर से। बट एटलीस्ट मेरी किस्मत अच्छी कि मैडम को मुझे सामने देखने को मिला। मैं बुलाना चाहूंगी अभी जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रमोद जी ने यहाँ शेयर करी है, तो बहुत सारे लोग कोरोना से बाहर आए। इवन प्रमोद जी एंड कविता दोनों भी कोरोना से बाहर आए इस लड़ाई से लड़कर। तो मैं आपसे पूछूंगी, आपने तुलसी, अश्वगंधा, वसाका, मुलेठी, सुरसा और मल्टीविटामिन, आई मीन आपने भी कुछ प्रोडक्ट्स का यूज किया एज अ सप्लीमेंट विटामिन सी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यूज करा है। कैटेगराइजेशन कर दूं स्टार मार्क में: नॉन सिंथेटिक, नो प्रिजर्वेटिव्स एडेड, नॉट चीप, ठीक है, एंड ऑथेंटिक, ब्रांडेड, परचेज फ्रॉम एन ऑथेंटिक पर्सन और ऑथेंटिक स्टोर। आप हैं यहाँ पर? शिल्पी राकेश जी, शिल्पी राकेश जी आप हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पर? आशीष जी आप हैं इस प्लेटफॉर्म पर? आशीष एंड अलका। हेलो, यस यस जी तृप्ति। हाँ यस, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी बिकॉज मेरे को पता है कि अलका को बहुत सारे दिन हो गए, उसकी तबीयत खराब है और अभी आपने उसका सिटी स्कैन कराया, उसको पॉजिटिव आया, उसके लंग्स में कुछ इन्फेक्शन आया। आपको भी 2 दिन से फीवर है, तो डेफिनेटली आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप कोरोना से अफेक्टेड हो चुके हैं। तो आपकी क्या क्या फील कर रहे हैं आप लोग और क्या आप लोगों ने लिया है? बस सबसे पहले तो मैं प्रमोद भैया को थैंक यू बोलूंगा बहुत सारा, कि जितना वो अच्छे से कंसर्न रखा उन्होंने और जो इतनी जबरदस्त रूप से गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड करी। यहाँ अभी हमने वापस उनको पूरा सुना, तो इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू उनको। और मैं थोड़ा सा नरेट जरूर करूंगा कि हम परसों डॉक्टर के गए भी थे पहले, एंड अलका का जब सीटी करवाया तो उसमें इन्फेक्शन आया हमको। तो फिर डॉक्टर ने हमें एक लंबा सा, जिसमें लाइक 11-12 मेडिसिन थी, तो 11-12 मेडिसिन कुछ लिखी
एंड फिर हमको भी बोला कि आप वापस से ना आपका भी एक सीटी करवा लो, क्योंकि जब अलका को आया है तो आपको भी, बट ऑब्वियस सी बात है आना चाहिए, तो आप वापस सीटी कराई। फिर मैंने प्रमोद भैया से बात करी, तो उन्होंने अच्छे से गाइड किया कि जब आपने को रिजल्ट पता है कि जब पॉजिटिव आना ही है अपना, तो वाई वी आर गोइंग फॉर टेस्ट। और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से इतनी सारी अगर अपन मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे फेबी फ्लू है और HSQ है, ये और ज्यादा डैमेज कर देगी हमारे इम्यून सिस्टम को। और कोरोना का जो कोई एविडेंस ही नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर मेडिसिन से सही होना है, इट कैन बी क्योर्ड बाय अवर इम्यूनिटी ओनली। तो हम क्यों हमारे गुड सेल को खत्म करें? सो जस्ट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग पैरासीटामोल और खूब सारे न्यूट्रिशंस में ले रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग बेटर टुडे। सो थैंक यू प्रमोद भैया। हो सकता है अदरवाइज मे बी वही 11-12 तरह की मेडिसिन जिसमें 1800 mg फेबी फ्लू होती है और बाकी सारी मेडिसिन होती है वो ले रहा होता, और कुछ डायग्नोस्टिक पे और खर्चा कर चुका होता डेफिनेटली, अगर उनसे मेरी बात ना होती तो। आप न्यूट्रिशन में क्या ले रहे हो आशीष अनल का? हम ले रहे हैं विटामिन सी ले रहे हैं बहुत सारा, हम अराउंड 10 to 12 हम विटामिन सी ले रहे हैं, तुलसी ले रहे हैं मॉर्निंग इवनिंग, वसाका मॉर्निंग इवनिंग ले रहे हैं, अश्वगंधा ले रहे हैं, एंड डेली ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं। न्यूट्रलाइट ब्रांड का डेफिनेटली, क्योंकि जैसा प्रमोद जी ने बताया कि सिंथेटिक नहीं होना चाहिए एंड नेचुरल सोर्स होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, एंड ट्रस्टेड ब्रांड है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग। और रिजल्ट है हमारे पास इतने टाइम से, तो डेफिनेटली वही ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और ये गुड न्यूज हमें मिलेगी। सो बेस्ट विशेस डेफिनेटली। शिल्पी एंड राकेश जी शायद अभी प्लेटफॉर्म पर अभी हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। राकेश जी आर यू देयर? निशी उनको अनम्यूट करना। राकेश जी उनके नहीं है तो वो आउट हो गए। अच्छा ओके, नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं एक्चुअली आप लोगों को शेयर इसलिए करना चाहती हूँ उनकी बात, वो हमारे ही कंवर साहब हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ है। अभी 15-10 दिन हुए होंगे, आई मीन 6-7-8 दिन से वो कोटा में है। उन्होंने अपना सिटी, अगर वो बताते तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता, क्योंकि पेशेंट अपने मुंह से बताए तो वो बात ही अलग होती है। उन्होंने अपना सिटी स्कैन कराया, उन्हें 40% इन्फेक्शन था लंग्स में, खांसी बहुत जबरदस्त हो रही थी, इसलिए उन्हें श्योपुर से कोटा आना पड़ा। और उन्होंने हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन रखा, जैसा कि प्रमोद जी ने कहा। तो उन्होंने विटामिन सी बहुत ज्यादा रखी, 20-20 तक, जैसे कि सौरभ भैया ने बोला। उन्होंने वसाका, मुलेठी, सुरसा, तुलसी, डेली प्रोटीन अमेजिंग अमाउंट में रखा। दैट मीन्स हाई अमाउंट में, जो डेली की नीड थी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। जो भी आज अभी प्रमोद जी ने जितनी भी चीजें बोली है ना, वो सब चीजें लाइवली उन्होंने करी, जो करना था। और उसकी वजह से आज वो 40% जो इन्फेक्शन था, मतलब कि वो रोज पता है ये पूछते थे प्रमोद जी से कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, कुछ हो तो नहीं जाएगा, आई मीन इतना इन्फेक्शन आ रहा है, इतनी खांसी हो रही है। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, आप फेथ रखो, आप बिल्कुल सही हो जाओगे। जैसा कि अभी आप समझाया था कि वायरल लोड बढ़ता है एंड धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, और आज वो बिल्कुल सही है। और कल श्योपुर वो जा रहे हैं कोटा से। तो मैं चाह रही थी कि वो होते स्क्रीन पे तो अपना शेयर करते, बट उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। अपन इस मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, बात किसी आई मीन ये कोई एमवे की बात नहीं थी, आज एमवे की कोई मीटिंग नहीं थी, बात किसी प्रोडक्ट्स की नहीं थी, बात थी कोरोना से लड़ने की। आई मीन कोरोना वाकई बहुत सीरियस मैटर हो चुका है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, आज हमारे नियर वंस को हो रहा है। तो प्लीज प्लीज आप लोग न्यूट्रिशन पे फोकस करिए। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ती, आप आज से लेना स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे जैसा कि प्रमोद जी ने बताया, तो ही जाके आप इससे बहुत जल्दी लड़ पाएंगे, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुश्किल से 7 दिन 10 दिन आपको लगेंगे, और आपको लगेगा एक छोटा सा फीवर था और निकल गया। तो आप अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली की हेल्थ का, अपने डियर वंस का, अपने फ्रेंड्स का, सबका ध्यान रखिए और सबको बताइए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप लोग न्यूट्रिशन लीजिए, बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन अवेलेबल है। न्यूट्रलाइट ब्रांड को मैं क्यों एंडोर्स कर रही हूँ? बिकॉज न्यूट्रलाइट आज से नहीं, इतने सालों से एस्टेब्लिश्ड है।
कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। I mean, जो भी प्रमोद जी ने बोला कि ये आप ट्रेडमार्क्स देख लीजिए, अगर ये सारी चीजें फुलफिल करता है आपका न्यूट्रिशन, तो गो फॉर दैट। सो मैं ओवर करती हूँ इस मीटिंग को यहीं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर दिस अटेंड दिस मीटिंग। और थैंक यू प्रमोद जी, आपने जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है और शायद कोई डॉक्टर इंफॉर्मेशन इतनी शेयर नहीं करता, और इस प्लेटफॉर्म पर आकर एक कॉमन इंसान को हर चीज समझाता। सो थैंक यू सो मच प्रमोद जी, एंड वी आर ब्लेस्ड कि आप हमारे साथ हमेशा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। मैं देख रहा था कि पूरे 100 के 100 पैक्ड थे, 100 लोग एक साथ सुन रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। इवन प्रमोद जी 100 पैक्ड नहीं थे, मेरे पास लिटरली रेगुलर मैसेजेस आ रहे हैं कि मीटिंग में इन नहीं हो पा रहे, मैं क्या करूं, फोन कर रहे हैं, बट मैं कुछ नहीं कर सकती थी। इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल मैं करा दूंगी, आप इसको बाद में सुन सकते हैं प्रमोद जी को। एंड सो थैंक यू सो मच आज की मीटिंग के लिए, एंड हैट्स ऑफ टू प्रमोद जी अगेन। थैंक यू। ओके, गुड नाइट एवरीवन।